अजय आलोक जी, क्या ध्रुवीकरण के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है? उधर असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम, और इधर प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ध्रुवीकरण अल्टीमेटली आखिरी हथियार है किसी भी चुनाव? नविका जी, सबसे पहले तो मैं तहसीन भाई को लगता है आजकल राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है। वो थोड़ा पूरा डिटेल स्टडी नहीं करके आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। जातिगत जनगणना की बात को ये लोग आज उठा रहे हैं। 2022 में जब प्रेसिडेंट के पास रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जमा हुई थी, उस आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि मौजूदा स्थिति में आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों में से 25% जातियों को मिल रहा है, 75% जातियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सेंसस जब भी करवाएं तो जातीय जनगणना उसमें मस्ट है। तो सरकार की क्या मंशा है वो तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आ गई। ये जातिगत जनगणना का जो नया शिगुफा ये लोग छेड़ रहे हैं और सोचते हैं इससे ओबीसी करना, इनको ये भी पता नहीं है ओबीसी कहाँ है, कितने हैं, कितनी जातियां हैं और किसको फायदा मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहसीन भाई पहले वो रिपोर्ट देख लें। दूसरी बात, ध्रुवीकरण तो इनका हथियार रहा है, हमें करने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए कि संसद में दानिश अली को रमेश विदुड़ी ने कुछ कहा, बिल्कुल आपत्तिजनक शब्द थे। बीजेपी उसके साथ अपने आप को उससे डिसोसिएट करती है। बीजेपी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया, स्पीकर ने उनको लताड़ लगाई, एथिक्स कमेटी में मामले को भेजने की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले उठते हैं, कहते हैं मुसलमानों को अब संसद में वो दूर नहीं है जब मुसलमानों को संसद में लिंच कर दिया जाएगा। मुसलमानों को बात हो रही कहां? दानिश अली, रमेश विदुड़ी की। समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी अब नया मॉडल लाई है, विधुरी मॉडल, है ना। कांग्रेस पार्टी कहती है समुदाय विशेष और वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मतलब एक दानिश अली वो पूरे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया और रमेश विदुड़ी के कुछ बोलने से वो पूरे मुसलमानों पर अटैक हो गया। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण तो यही कर रहे हैं। इसका मतलब कि कल को किसी रोड चलते अगर मान लीजिए रास्ते में भगवान न करे किसी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाए तो ये कम्युनिटी की लड़ाई हो जाएगी। ये हर बात में ध्रुवीकरण लाने का इनका फॉर्मूला है। लड़ाई दूसरी है। आज सब इस घमंडिया अलायंस को, और घमंडिया अलायंस से जितने बाहर के लोग हैं, जैसे बीआरएस हो गई, जैसे आने वाले दिनों में भी ममता दीदी भी घसकेंगी, आम आदमी पार्टी घसकेगी, ओवैसी साहब हैं। लड़ाई इनमें है कि मुसलमान वोट मेरे पास रहे, मुसलमान वोट इधर से उधर छिटके नहीं। हिंदुओं की तो चिंता करनी ही नहीं है। सनातन को तो खत्म करना है ना, नष्ट करना है सनातन को। जैसे इंडिया अलायंस ने अनाउंस किया है, डीएमके ने, फिर प्रियंक खड़गे ने, कि सनातन तो है ही नहीं, सनातन को तो नष्ट कर देंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं तहसीन पूनावाला, एक मिनट सबसे, होल्ड ऑन फॉर योर टर्न। आप अपनी चांस का इंतजार करें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उतना ही समय हमें भी देना नाविका जी। मैंने इतना मिलता, हमें कम मिलता है और फिर उसमें इंटरप्शन होते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप दीजिए। हर्ष भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला हर्ष बोल दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस वक्त कोई चाहता है कास्ट सेंसस, कोई चाहता है माइनॉरिटीज को लुभाना, बचाना, कोई चाहता है कौन यहां पर आकर डेवलपमेंट की भाषा बोल रहा है या रिपोर्ट कार्ड की भाषा बोल रहा है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां अलायंस की बात करते हैं, उस अलायंस की जहां पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं है। सीपीआई कहती है कि वायनाड से मत लड़िए, कांग्रेस को लेफ्ट के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अलायंस है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी एनडीए अलायंस बहुत स्ट्रांग है, आज एआईएडीएमके बाहर निकल गई। एक तरफ बात हो रही है जाति जनगणना की, तो दूसरी तरफ बात हो रही है ध्रुवीकरण की, मुस्लिम अपीजमेंट की। ये चुनाव में जो 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसकी बात कौन कर रहा है? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को बहुत साफ साफ सुनाई दे रहा है और सुनना भी चाहिए। जब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ढेर सारे मुद्दे उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मुद्दा उठाना चाहिए, उनका काम है। लेकिन जब वो छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं और बताते हैं कि रिमोट से बटन दबाइए तो अडानी को क्या मिल जाता है, तो मुझे तो लगता है कि भूपेश बघेल को धर्म संकट में उन्होंने डाल दिया होगा। भूपेश बघेल, आखिर वहां जो अडानी समूह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये भूपेश बघेल को भी पता है कि ये जो भी ऐसे डेवलपमेंट के काम होते हैं वो किसी एक सरकार के जिम्मे नहीं होते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, उद्यमी उद्योगपति कारोबार लगाते हैं, उससे जनता को लाभ होता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उनको अपनी सरकार में रिव्यू करना चाहिए था।
यही काम वो अशोक गहलोत के यहां गड़बड़ करते हैं। तो एक तरह से अपनी सरकारों को धर्म संकट में डाल रहे हैं इस मुद्दे पर। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी जातिगत जनगणना के बहुत पक्ष में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस में, इनका यह मानना है कि जब आप समाज में नीतियों के तौर पर उन तक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे जाति के आधार पर चिन्हीकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का ये लॉन्ग स्टैंड रहा है, मतलब लंबे समय से वो यही कहते रहे। अब दुर्भाग्य देखिए कि इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर होने से कांग्रेस ने रुख पलट लिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने सेंसस कराया, क्यों नहीं उसका परिणाम सामने लाया? अब कह रहे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। सवाल यहां यह नहीं है कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं, सवाल यह है क्या आपकी नीतियां सभी जातियों के लिए एक समान काम करती हैं? तो नरेंद्र मोदी की नीतियों में तो वो दिखता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि खाते में सीधे चला जाता है, तो जो डीबीटी से जोड़ा गया, आधार से जोड़ा गया, लोगों को चिन्हित किया गया, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता। और जब आप कहते हैं कि देखिए तुष्टीकरण की बात, जो आपने दूसरा सवाल जो किया था, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति ने किसका भला किया है? सिवाय उन्माद बढ़ाने के क्या मुसलमानों का भी भला हो पाया है? उसका जवाब है भला नहीं हो पाया है। उन्माद बढ़ा तो कन्हैयालाल दर्जी हो गया, उन्माद बढ़ा तो उमेश कोले हो गया, लेकिन जब आप नीतियों में पारदर्शिता लाते हैं तो फिर घर होगा, शौचालय होगा, बिजली होगी, दूसरे काम होंगे, वो सबको एक बराबर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जनता को ये रिपोर्ट कार्ड, ये डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स समझ में आएगी।